करने फटाफट कवर करेंगे हम लोग। सो कॉन्सेंट्रेट करना भी यहाँ पर। आपको पता है कि हम लोग कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ पोटेंशियोमीटर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने अटेंड किया था उनको ही समझ में आने वाला है, बाकी लोग कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पहली चीज ये पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा वो उसके और भी एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, है ना। दूसरा एप्लीकेशन है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में भी दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। उसमें से मेथड 1 हमने कंप्लीट कर ली है और वहां से हमें दो ईएमएफ का कंपैरिजन आ चुका था। तो ईएमएफ ऑफ सेल 1 E1 था, ईएमएफ ऑफ सेल 2 E2 था, और E1 अपॉन E2 का आपका जो आंसर था वो आया था L1 अपॉन L2। L1 पहले केस का नल पॉइंट का लेंथ था और L2 दूसरे केस के नल पॉइंट का लेंथ था। नल पॉइंट कहाँ से गिनते? तो जो पोटेंशियोमीटर वायर AB है उसका जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पॉइंट है, तो हाई पोटेंशियल पॉइंट से नल पॉइंट गिनते हैं आप लोग। ठीक, तो अगर आपको ये सब याद है तो अब हम लोग जा रहे हैं मेथड 2 के ऊपर। सो मेथड 2 का दूसरा नाम जो है वो सम एंड डिफरेंस मेथड भी है, सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, अच्छा इसमें सम एंड डिफरेंस, अच्छा इसको नाम सम एंड डिफरेंस क्यों है? तो उसका एक कारण है। कारण ये है कि सपोज मैंने दो सेल लिए और दो सेल को ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ये कुछ ऐसा है। अच्छा, और पहले सेल का ईएमएफ है E1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2, और आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव के बाद तुरंत क्या आया? तो ऐसे केस में जो सेल्स है वो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? असिस्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय असिस्ट? असिस्ट का मतलब होता है कि उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है, राइट। और जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ जो है इस केस में वो हो जाता है, वो रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? E1 प्लस E2। हाँ, सो E1 प्लस E2। ओके, ऐसा कनेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपके एसी का रिमोट है या टीवी का रिमोट है, उस रिमोट के अंदर ना तुम देखो ऐसे दो सेल लगे रहते हैं, एक दूसरे के बाजू में ऐसे कनेक्ट रहते हैं। बट अगर तुम लोग कभी अगर अगर रिमोट काम कर रहा है, राइट, रिमोट वर्क कर रहा है, तो तुम ये नोटिस करोगे कि इस तरफ मान लो प्लस लिखा है तो इस तरफ माइनस लिखा रहता है, और इधर माइनस है तो इधर प्लस होता है, और इधर माइनस है। कभी कभी रिमोट वर्क नहीं करता है तो आप लोग सेल्स को उल्टा करते हो। उसका कारण ही यही है कि आप लोगों ने करेक्ट कनेक्शन है कि नहीं कि तो आप चेक करते हो। करेक्ट कनेक्शन ये है कि एक के नेगेटिव के साथ दूसरा क्या कनेक्ट होना चाहिए? पॉजिटिव। ऐसे ऑपोजिट टर्मिनल साथ में कनेक्टेड होने चाहिए। जब ये साथ में कनेक्टेड होते हैं तो ये एक दूसरे को असिस्ट करते हैं और इन दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाता है। और इसका ईएमएफ मान लो 1.5 वोल्ट है, इसका भी 1.5 वोल्ट है, तो अब उस रिमोट में टोटल वोल्टेज रहेगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट रहेगा, राइट। और उस रिमोट में 3 वोल्ट के इतना करंट फ्लो होगा। बट अगर आपसे गलती हो गई और आपने जो है कनेक्शन ऐसा कर दिया, सो अगेन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और आपने कनेक्शन गलती से ऐसा कर दिया कि ये नेगेटिव है तो इधर भी क्या आया? नेगेटिव, और इधर आया पॉजिटिव। तो आप घर जाके ट्राई करना, आप ये नोटिस करोगे कि ये रिमोट वर्क ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ऐसा हो गया। कैसा? ये देखो, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और फिर नेगेटिव के बाद तुरंत नेगेटिव। तो ये वाला जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आप देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल होगा। तो ये यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो इस केस में जो टोटल ईएमएफ है वो रहेगा E1 माइनस E2, E1 माइनस। और अगर इधर 1.5 वोल्ट है और इधर भी 1.5 वोल्ट है तो टोटल कितना होगा? और फिर वो रिमोट वर्क नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर ऐसा होता कि एक सेल 10 वोल्ट का होता और दूसरा 2 वोल्ट का होता और कनेक्शन ऐसा होता तो 10 माइनस 2 8 होता, बट वर्क तो करता ना क्योंकि 8 होता। बट रिमोट में तो दोनों सेम वोल्टेज के होते,
इसलिए वो वर्क ही नहीं करता अगर ऐसा रॉन्ग कनेक्शन है तो, राइट। सो इस तरीके से अगर निगेटिव के साथ निगेटिव कनेक्टेड है तो फिर ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर निगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ईएमएफ ऐड होता है। अच्छा, ऐड हो रहा है तो असिस्ट हुआ, और यहाँ पे सेल्स अपोज ईच अदर, राइट। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईएमएफ ऐड हो रहा है इसलिए सम, और यहाँ पे ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए डिफरेंस, तो इसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस। बट अब ये हमारे मेथड में कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ तुमको, बट पहले सम एंड डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? अब ये हमारे मेथड में कैसे काम करेगा, तो सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सर्किट देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक रियोस्टैट लिया, उसके साथ आपने एक की कनेक्ट कर दिया, मेन की। रियोस्टैट आपको पता है करंट का रेंज फिक्स करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद आप एक मेन सेल लगा दोगे। मेन सेल नहीं लगाओगे तो सर्किट में तो जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा। और अगर पोटेंशियोमीटर वायर में डिफरेंस नहीं आया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो फिर आपका नल पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये मेन सेल आपका हमेशा ऑन होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करोगे, अब आगे चल के यहां से दो और ब्रांचेस क्रिएट करोगे, और एक ब्रांच में आपका कनेक्टेड होगा आपका पोटेंशियोमीटर वायर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर वायर? कोई खास स्पेशल वायर है क्या? नहीं, नॉर्मल वायर है, बस उसके बहुत सारे टर्न्स है, राइट। बहुत मतलब उसका लेंथ काफी लॉन्ग है, तो ये इस तरीके से। सो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। और आपको पता है ये हम लोग जितना ज्यादा बड़ा हो उतना पॉसिबल, जितना ज्यादा बड़ा रखोगे बेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया था कि अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो उस वोल्टेज का मतलब जो भी मेजरिंग डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंदर करंट नहीं लेना चाहिए, राइट। क्योंकि उसको अपने अंदर करंट नहीं लेना, उल्टा उसको करंट पास करना है वहां से जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो खुद के अंदर करंट ना ड्रॉ करे, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। और पोटेंशियोमीटर, ये जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है उसमें जो वायर है उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। टर्न्स छोड़ दो, उसकी लेंथ काफी हाई होती है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ज्यादा तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर सर्किट रेडी, राइट। ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है। अब इस सर्किट में आप जो भी एक्स्ट्रा कनेक्शन लगाओगे उस हिसाब से वो सर्किट एप्लीकेशन करेगा, राइट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब मैं इसके आगे दो सेल्स कनेक्ट करने वाला हूं। तो पहला सेल में कनेक्ट करने वाला हूं बिल्कुल यहीं पे, और उसका जो ईएमएफ है वो लेंगे E1, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इसके आगे में कॉम्बिनेशन कीज ले रहा हूं। कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है? जो पेयर में काम करता है। पेयर में काम करता है मतलब अगर एक की बंद किया तो दूसरा भी बंद होगा, एक को ऑन किया तो दूसरा भी ऑन होगा। सच कीज आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन कीज, ठीक। तो मैं यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन की लगा रहा हूं। देखो ये दोनों, इसको मैंने बोल दिया की K1, और इसके ऑपोजिट में और एक की लगा दी, उसको बोल दिया की K3। ये कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। और दो और कीज मैंने यहाँ पे लगा दी, एक की K4 और ये की K2। तो ये जो की K2 है और K4 है ये दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे, बिकॉज अगर वो मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब अगर वो स्विच ऑन है तो दोनों एक साथ स्विच ऑन होंगे, और स्विच ऑफ है तो दोनों एक साथ स्विच ऑफ होंगे, ऐसा एक साथ, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। उसके बाद आगे यहां से आगे एक और सेल कनेक्ट कर दिया मैंने। ये सेल है, इसका ईएमएफ है E2, ओके। उसके बाद ऐसा कुछ कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये जो दो कीज के बीच में ये जो कनेक्शन है, यहां से एक वायर गई है, और ये जो ईएमएफ जो सेल है, जिस सेल का ईएमएफ E2 है उसकी जो वायर है वो इस वायर के ऊपर से जा रही है। तो जब एक वायर दूसरे के ऊपर से जाती है तो वो ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आगे चल के यहां कनेक्टेड है, ठीक है। उसका यूज क्या है, कनेक्शन कैसा बनता है वो समझाता हूं मैं। और ये जो ये वाला पॉइंट है, इसकी वायर आगे चल के गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, ओके। और गैल्वेनोमीटर फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है? जॉकी के साथ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जॉकी क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ये कोई नया डिस्कशन है नहीं।
तुम्हें सर्किट समझ में आया? ओके, वापस से रियोस्टैट, मेन सेल, सॉरी मेन की के, मेन सेल जिसका ईएमएफ है ई, तीनों सीरीज में, किसके साथ? इस वायर के साथ, इस वायर के साथ। क्लियर है क्या? इसका जो नोट्स है वो बैच 1 की नोट्स से ले लेना, मैं बस तुम्हें इधर आज वर्किंग समझा रहा हूं। बैच 1 की नोट्स में इसका नोट्स है, ठीक। वापस, तो ये तीनों सीरीज में है, तो रियोस्टैट, मेन सेल, मेन की के एंड मेन सेल ऑफ ईएमएफ ई आर इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर AB, पोटेंशियोमीटर वायर। वन मोर थिंग, जो एंड ए वायर का, ये मेरा दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, जो मैंने पहले बोला वो आपको मेरा पहला पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, जो एंड ए है, आप अगर देखोगे तो आगे चल के किससे साथ कनेक्टेड है, और एंड भी रियोस्टैट के साथ कनेक्टेड है, बट रियोस्टैट फर्दर जाके किसके साथ कनेक्टेड है? सो फिर बी आपका लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया, और ए आपका, और ए टू बी आपका पोटेंशियल फॉल हो रहा है। And when there is a fall of potential, you can apply the principle of potentiometer. What is principle of potentiometer? Fall of potential is directly proportional to length of wire. Wire में जो potential fall हो रहा है, जितने पार्ट में fall हो रहा है, उतने पार्ट का लेंथ इधर लिख दो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, जो आप लगा सकते हो बाद में जब जरूरत पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? बैलेंसिंग कंडीशन आने के बाद। एनीवेज, यहां तक क्लियर है ये? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि एंड ए ऑफ वायर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, देयरफॉर एंड ए इज हाई पोटेंशियल पॉइंट, एंड एंड बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल वाया रियोस्टैट, वाया, but connected to, that is why it is low potential point, and there is a clear fall of potential from A to, ठीक। आगे थर्ड पॉइंट, there are two cells having EMF E1 and E2, और इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ कनेक्टेड है, या फिर मेन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। क्लियर है? सो इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ए के साथ। और इन दोनों के नेगेटिव टर्मिनल जो है, आगे चल के इसका नेगेटिव हुआ या इसका भी नेगेटिव हुआ, वो देखो, उसको फॉलो करो जरा, नेगेटिव को फॉलो करो, नेगेटिव को फॉलो करेंगे। देखो इसके ऊपर, फिर यहां से क्लोज किया तो यहां से आगे, और फिर एंड फिर फर्दर, तो नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू जॉकी वाया, आया ना? तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हो गए 3 इंट्रोडक्शन के पॉइंट जो आपको मेरी नोट्स में लिखे हुए आपको मिलेंगे। कुछ डाउट है यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना अब यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्किंग वाले पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विद द वर्किंग। वर्किंग में केस नंबर 1, केस 1 में क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग जो मेन सेल है ना, उसकी की को क्लोज करोगे। तो ये मेन की के इज क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ और भी 2 कीज क्लोज करोगे, वो है K1 और K3, वो पेयर में चलती है। also K1 and K3, K1, K3 are closed, and if K1, K3 are closed, ठीक है, then obvious है K2 और K4 ओपन रहेंगे। याद रहेगा ये आपको, राइट? सो K1, K3 कॉम्बिनेशन कीज है, तो एक साथ ओपन होते, एक साथ क्लोज होते, और K1, K3 अगर क्लोज है तो K2 और K4 ओपन रहेंगे। यहां तक क्लियर है? और मेन सेल तो हमेशा ही क्लोज रहेगा। चलो ठीक है, अब मेन सेल क्लोज होने के कारण क्या हुआ बताओ? तो करंट निकलेगा पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, करंट यहां आएगा, तो करंट के पास 2 ब्रांचेस है। इस तरफ करंट थोड़ा कम जाएगा, बट जाएगा जरूर, क्योंकि इधर वायर है ना, वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। सो इधर जिस तरफ रेजिस्टेंस हाई होता है उस तरफ करंट थोड़ा, बट जाएगा तो जरूर। और ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये हाई वोल्टेज हो गया। सपोज हमने एग्जांपल के लिए बोल दिया 100 वोल्ट, और बी किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ, तो मान लो ये 20 वोल्ट, बराबर है। तो यहां से यहां वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये 20 और 100 ये टेक्स्ट बुक में गिवन वैल्यूज नहीं, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट? यहां तक समझ में आया? अच्छा, आगे
अब करंट इधर तो जाएगा ही, ठीक है, चलो इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इधर करंट फ्लो हुआ, यहाँ क्लियर है। इस ब्रांच में आते हैं तो यहां से करंट निकलेगा और इधर आएगा, राइट, और ये E1 के थ्रू जाएगा। E1 के थ्रू जब करंट आएगा यहाँ पे तो वो देखेगा K1 तो क्या है, क्लोज है, और ये ओपन है, तो वो इधर से करंट नहीं जाएगा, कहां से आएगा। फिर जब वो K1 इधर इस पॉइंट पे आएगा तो देगा कि K2 तो ओपन है, तो उधर जाएगा, वो नहीं जाएगा, इधर जाएगा। फिर वो आपके E2 के पॉजिटिव से होते हुए कहां जाएगा। तो तुम करंट का पाथ देख रहे हो, देखो करंट का पाथ देखो, वापस दिखा रहा हूं मैं तुमको। यहां से ऐसा पॉजिटिव से निकला, इधर तो गया ही गया, वो डिस्कशन हो गया हमारा। फिर यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, पॉजिटिव से होते हुए निगेटिव, निगेटिव से फिर यहां, अभी वायर इसके ऊपर जा रही, फिर यहां से इधर आया, बट K4 तो ओपन है और कौन क्लोज है, K3, तो यहां से आगे बढ़ेगा एंड देन यहां आएगा, बट अगेन K2 क्या है, K2 और K4 क्लोज नहीं है, ओपन है, तो इधर जाएगा नहीं, इस वायर में आगे बढ़ेगा और यहां से कहां जाएगा, राइट, और उसके थ्रू अब जॉकी को हम लोग पिकअप करेंगे और जॉकी को पिकअप करके अलग अलग पॉइंट पे क्या करेंगे, टैप करेंगे, बराबर है। तो सपोज हमने जॉकी को यहाँ पे टैप किया लेट्स से, और जॉकी को यहाँ पे टैप किया और समहाउ ये 90 वोल्ट वाला पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, पहले ये देखो, अगर हमने जॉकी को यहाँ टैप किया तो सर्किट कौन सा बनेगा, तो सर्किट ये ब्लू कलर वाला, सॉरी ये पिंक कलर वाला बनेगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये जो पिंक कलर वाला है इतना सर्किट बनेगा, अरे हाँ या नहीं, ठीक है, ये को हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, सर्किट क्रिएट हो गया। तो अब मुझे बताओ, पहले तो सर्किट करंट का फ्लो देखो, करंट का फ्लो कहां से कहां है, E1 के पॉजिटिव से होके नेगेटिव, ऐसा, और फिर यहां से आगे E2 का क्या आया, E2 का पॉजिटिव आया और फिर नेगेटिव। तो जो सर्किट है आपका, जो कनेक्शन बन गया है जो है, वो नेगेटिव के साथ कौन है, ऐसा बना है, मतलब सेल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। तो अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इस सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना है, ये जो पिंक कलर का जो सर्किट है उसमें टोटल ईएमएफ कितना है, तो आप बोलोगे E1 प्लस, फॉर एग्जाम्पल ये 20 है एंड लेट्स ये 10 है मान लो, तो फिर टोटल ईएमएफ इन दोनों का मिला के कितना हुआ, 30 हुआ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 30 क्रिएट कर रहे हैं, मतलब 30 वोल्टेज है, और यहाँ कितना है 10, तो ये 10 है कि नहीं, और ये 30, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20, ये 10, ये 10, यहाँ पे 10 क्रिएट हुआ, अरे है नहीं, और इसके अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस जो है इधर ये जो सेल है वो कितना क्रिएट कर रहा है 30, राइट। तुम बोलोगे फिर 10 ही क्यों क्रिएट हो, वो छोड़ दो, वो वायर के रेजिस्टेंस की वजह से, मेनी फैक्टर्स है, राइट। बट आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहे 30, इधर कितना क्रिएट हुआ 10, तो 30 और ये 10, 30 माइनस 10 कितना होगा 20 हुआ। तो इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो कितना हुआ 20 हुआ। तुम्हें क्या करना है मालूम है ना, तुम्हें इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वो पोटेंशियल सेम आया तो करंट फ्लो, क्योंकि डिफरेंस 0 होगा, और अगर वो डिफरेंस मतलब पोटेंशियल सेम नहीं आया मतलब डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो करंट क्या होगा। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लोग प्रैक्टिकली कर चुके हो, मैं तो खाली थियोरेटिकली बोल रहा हूँ। सो अब मुझे बताओ, सो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा बिकॉज ये 30 क्रिएट कर रहे, इधर 10 है, 30 माइनस 10 कितना हुआ, तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना होने वाला है 20 वोल्ट होने वाला है, और 20 वोल्ट पोटेंशियल है सर्किट में, तो करंट फ्लो होगा और ये डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो नल पॉइंट चाहिए, तो हम लोग इसको उठाएंगे यहां से और दूसरी जगह पे टैप करेंगे। सपोज यहाँ पे टैप किया तो ये मान लो 80 का है पॉइंट है, ठीक है, ये कितना पॉइंट है 80 का, सो ये 80 का पॉइंट है, तो फिर मुझे बताओ ये दोनों कितना क्रिएट करे 30, और इधर कितना आया, तो 30 माइनस 20 कितना हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगेन करंट फ्लो, और ये नल पॉइंट देगा क्या, नहीं देगा। फिर हम लोग उठा के मान लो इधर रख दिया, और ये हो 70 मान लो, बराबर है। अच्छा तुम बोलोगे सर तुमने किया है कि नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट मुझे पता नहीं, मान लो तुम 70 से आगे निकल के गए तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि वायर पे तो लिखा नहीं रहता। तो बहुत सिंपल है, अगर आप नल पॉइंट के आगे जाते हो ना तो गैल्वेनोमीटर उल्टा डिफ्लेक्शन देता है,
क्या देता है? अगर नल पॉइंट को क्रॉस कर दिया, अब जब तक नल पॉइंट को क्रॉस नहीं किया तब तक मान लो क्लॉकवाइज मूव हो रहा था, निडल क्लॉकवाइज हो रहा था, और तुमने गलती से नल पॉइंट को क्रॉस कर दिया, क्योंकि उधर थोड़ी ना लिखा रहता है कि नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट को क्रॉस कर गए तो फिर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपको पता चल गया नल पॉइंट कहाँ रह गया, तो आप फिर टैप करते हो, थोड़ा और पीछे टैप करते हो, समझा कि नहीं? तो ये समझ में आ जाता है। तो सपोज आपने अभी जॉकी यहाँ पे टैप कर दी, राइट, तो बोलो 100 - 70 कितना हुआ? तो वायर में हुआ 30 का पोटेंशियल और इधर हुआ, सो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल, ये भी 30 और ये भी, मतलब मान लो ये 30 और ये भी 30, तो 30 - 30 कितना हुआ? तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? और अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? नल पॉइंट। मेरा पॉइंट ये वैल्यूज लेने के पीछे एक ही था कि आप ये समझो कि आपको कहीं ना कहीं क्या मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बस उन्होंने बोला है कि हमने टैप किया और हम लोग क्या क्या मिला? नल पॉइंट। मैं ये वैल्यूज लेके इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको पता चले नल पॉइंट क्यों आएगा, राइट? बट नल पॉइंट क्यों आएगा समझा? तो अभी सर्किट में क्या आया बोलो? नल पॉइंट। तुम बोलोगे नल, और कभी कभी ये किसी ने पूछा नहीं मुझसे, बट नल पॉइंट आना क्यों जरूरी है? तो नहीं, वो उसके लिए भी नहीं, तो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल तो ऐसे भी अप्लाई कर सकता है। कैसे? ए टू बी नेचुरली 100 to 20 क्या फॉल हो रहा है? पोटेंशियल फॉल हो रहा है, तो फिर तू इधर भी तो लगा सकता है, देयर इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल। व्हेनेवर देयर इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल यू कैन डायरेक्टली अप्लाई पोटेंशियल प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमें नल पॉइंट ही मिले। तो फिर नल पॉइंट लाने का क्या जरूरी है, राइट? नहीं, बात इतनी सी है, बात सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल है काफी। बट तो आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाना है, तो आप लोग क्या करते हो, कितना पोटेंशियल फॉल हुआ है मल्टीप्लाई बाय कितनी लेंथ है। अगर आपने नल पॉइंट नहीं लाया ना, तो आपके पास फॉल ऑफ पोटेंशियल बस यही पता है आपको, 100 और 20 कितना? 80, और बस इसी की लेंथ पता है, तो आप लोग खाली वो एक ही बार लगा सकते हो। कितनी बार लगा सकते हो? बट अगर नल पॉइंट आया तो नल पॉइंट तक की लेंथ पता चल जाती है, नहीं समझा? तो वो एक लेंथ हो गई आपको, और उसका फॉल ऑफ पोटेंशियल हो गया। तो आपको अभी फॉल ऑफ पोटेंशियल और नल पॉइंट है ना, मतलब एक और केस मिला ना। अगर नल पॉइंट नहीं मिलता तो फॉल ऑफ पोटेंशियल आप खाली वायर का लेते और लेंथ भी किसका लेते, तो केस कितना आते? बट हमें अननोन तो दो है, कौन? E1 और तो कंपैरिजन करना है तो दो इक्वेशन तो बनने चाहिए ना, इसलिए नल पॉइंट लेते और कुछ नहीं, टू क्रिएट मोर केसेस। तो अब चलो ठीक है, नल पॉइंट मिल गया, तो अब आप मुझे बताओ, ये नोट्स वहां से लेना। तो अब मुझे बताओ मैं क्या बोलूंगा, अभी लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ, अच्छा फॉल ऑफ पोटेंशियल का सिंबल V ले लूं, तो अब फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, सुनना, अभी मैंने इस पॉइंट को P ले लिया मान लो, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल कहां से कहां हुआ है? A to P, A to P तक, तो लेंथ भी कहां से कहां तक लेंगे? मान लो A to P तक की लेंथ को मैंने L1 बोल दिया, यहां तक क्लियर है? तो फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? L1 हो गया। यहां तक क्लियर है? आगे सुनना, मुझे बताओ यहां से यहां पोटेंशियल का फॉल कितना हुआ है? 100 से 70 कितना? 30, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल 30 है, राइट? फॉल ऑफ पोटेंशियल A to P कितना है? और अगर आपको याद हो तो E1 और E2 का एडिशन जो है वो भी कितना था? 30 था, इसलिए तो नल पॉइंट मिला। तो अब मुझे बताओ फॉल ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू और E1 प्लस E2 की वैल्यू क्या है? तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो आप लोग इधर VAP के जगह पे सिंपली क्या लिख सकते हैं? करेक्ट। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो ये K आएगा और आगे क्या आएगा? L1। इक्वेशन नंबर, अभी भी नहीं समझा, वापस बोलो। A से लेके P तक पोटेंशियल फॉल हुआ था, उसका सिंबल V था, बट ये 30 से फॉल हुआ था, और ये दोनों का EMF भी कितना था? तो फिर EMF और फॉल ऑफ पोटेंशियल इक्वल है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू सिंपली किससे लिख दो? EMF से, तो E1 प्लस E2। तुम बोलोगे ऐसा कभी होता है क्या सर कि फॉल ऑफ पोटेंशियल V और EMF E इक्वल ना हो? तो मैं बोलूंगा होता है, बट वो तब जब सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? बट इधर सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट, तो बिंदास होके आप बोल सकते हो कि फॉल ऑफ पोटेंशियल और EMF क्या है? सेम है, बिल्कुल सोचना नहीं। ये केस नंबर 1 समझा। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, राइट? तो अब बताओ
सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? मेन की के इज क्लोज। अच्छा, मेन की अगर क्लोज नहीं किया तो फिर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, तो फिर नल पॉइंट कैसे मिलेगा? नहीं समझा? तो फिर मेन की तो हमेशा क्लोज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद K1 एंड K3 ओपन, जो पिछली बार क्लोज थे वो इस बार, एंड K2 एंड K4, शाबाश, ठीक है, वो क्लोज है। तो अब मुझे बताओ, ठीक से सुनना अभी यहाँ पे, तो ये सब हटा देता हूं मैं यहाँ पे। डायग्राम को मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। चलिए, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो मेन की क्लोज हो चुकी है, यहां से करंट शुरू होगा। चलो, करंट यहाँ है, यहाँ पे करंट कम जाएगा, बट आपको पता है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हाई पोटेंशियल और ये वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। वो कहानी आप जानते हो। अब करंट वन सेकेंड यहां से आगे बढ़ेगा, वापस से E1 के कहां से जाएगा वो? हाँ, E1 के पॉजिटिव से E1 के यहां तक आया। अच्छा, पाथ में इस बार ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, ठीक है, करंट का पाथ। क्लियर है ये? या फिर कोई और कलर यूज करना? हाँ, बोलो। यहां से यहां करंट आया। अब जैसे करंट इधर आएगा वो देखेगा ये तो क्या है, ये वाला साइड ओपन है, ये वाला साइड ओपन है, K1 ओपन है ना भाई, तो इस बार कौन क्लोज है? K4 क्लोज है, ठीक है। सो करंट जो जाएगा वो K4 से जाएगा। फिर जब इधर करंट आएगा तो वो देखेगा K3 क्या है? ओपन है। देखो ना भाई, K1 और K3 ओपन है, तो इधर करंट नहीं जाएगा क्योंकि वो ओपन है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो करंट किधर जाएगा? फिर करंट जाएगा इधर, इस तरफ, इधर आया करंट, फिर यहाँ, और ये ऊपर से होते हुए इधर नीचे, फिर इधर। अब कौन सा आया? तो E1 के निगेटिव के बाद E2 का भी क्या आया? निगेटिव आया। फिर निगेटिव के बाद राइट। तो तुम देख रहे हो कनेक्शन ऐसा हुआ है, E1 का क्या आया और उसके बाद E2 का भी क्या आया, तो निगेटिव से क्या कनेक्ट हुआ है? निगेटिव। तो इधर का टोटल EMF होने वाला E1 माइनस 20 माइनस 10 होने वाला है। अभी भी नहीं समझा? अब वो करंट यहां से होते हुए इधर आएगा, यहां से वो देखेगा कि भाई K1 तो ओपन है, तो इधर जाएगा क्या? इधर जाएगा। फिर यहां से जाएगा, ये तो ओपन है, इधर नहीं जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर गैल्वेनोमीटर से होते हुए, है कि नहीं, और गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी, ठीक है। अब हम लोग 1 सेकेंड क्या करेंगे, जॉकी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे टैप किया जॉकी को, और मान लो ये 95 वोल्ट वाला पॉइंट है। कितने वोल्ट वाला? तो अब बताओ, ये 100 है, 95, तो कितना हुआ? ये 5 हुआ। और ये जो इधर ये वाला ब्रांच 20 माइनस 10, ये कितना हुआ? 10 हुआ। तो आप समझो इधर 10 है, 20 माइनस 10 इधर इस ब्रांच में कितना रहेगा? 10, और इधर कितना है? 5। तो ये देखो, ये इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? राइट, क्योंकि एक तरफ 10 है और एक तरफ क्या है? 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 का हुआ, करंट फ्लो होगा, नल पॉइंट मिलने वाला। तो फिर हमने जॉकी को उठा के थोड़ा और आगे रख दिया, और मान लो हमारी लक से ये कितना आया? 90 आया, राइट। तो अब बताओ ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? तो इधर हो गया 10, और इधर भी कितना? 20 माइनस 10, क्योंकि ऑपोज कर रहे हैं 10। तो अब करंट फ्लो नहीं होगा, होगा? पोटेंशियल ये 10, और ये भी कितना? 20 माइनस 10, तो 10 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ? तो फिर इस ब्रांच से लेके इस ब्रांच में, या यहाँ से इस ब्रांच में, है ना, ये करंट फ्लो नहीं होगा, राइट, करंट फ्लो नहीं होगा, और हमें क्या मिलेगा? तो और एक बार नल पॉइंट मिला, और एक और बार फिर हम लोग वो लेंथ गिन सकते हैं, और इस लेंथ को इस बार हमने L2 बोल दिया। सपोज क्या बोल दिया? तो वापस से लगा दो, आपका लॉजिक क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल। इस बार हमने उस पॉइंट को P' बोल दिया। मान लो फॉल ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम A टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पक्का? अब आगे सुनना, लॉजिक सुन। तो अब मुझे बताओ, A से लेके P' तक कितना पोटेंशियल फॉल हुआ था? 100 से 90, मतलब कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। और आपका E1 और E2 दोनों मिलके कितना क्रिएट कर रहे थे? अच्छा, इस बार सब्ट्रैक्ट क्यों है, समझा ना? क्योंकि K1 और K3 ओपन थे और K4 और K2 क्लोज थे, और उसके कारण सर्किट ऐसा हुआ था, राइट। इस बार ये, तो अब बताओ, ये भी 10 वोल्ट और ये भी, इसीलिए तो आपका क्या आया?
नल पॉइंट आया, तो फिर आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल इस बार किससे इक्वल है? सो इसको हटा के सीधा सीधा क्या लिखेंगे? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E1 माइनस E2 ये K और नीचे L2। इक्वेशन नंबर, तो दो इक्वेशन आ गए, बट मुझे तो E1 और E2 का रेशियो चाहिए, तो आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो E1 अपॉन E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन, क्या किया? दोनों इक्वेशन को, क्लियर है? अब आगे सुनना, जब आप लोग 9th स्टैंडर्ड में थे तब आपने कंपोनेंट डिविडेंड करके एक कंसेप्ट सीखा था, A अपॉन बी इज इक्वल टू, वो होता है A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। इन दोनों का एडिशन ऊपर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे, इन दोनों का एडिशन ऊपर, सब्ट्रैक्शन नीचे, कंपोनेंट डिविडेंड, याद है ना? ओके, तो बोलो यहाँ पे ये हुआ A, ये हुआ B, तो E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, नीचे E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2, A प्लस B, A माइनस B, ये होता है A, ये होता है B। अच्छा, ये C और ये, तो C प्लस D अपॉन C माइनस D हो गया कंपोनेंट डिविडेंड, रहे नहीं। अब आगे सुनना, ये E1 प्लस E2, प्लस साइन अंदर गया तो प्लस E1 माइनस E2, ये E1 माइनस E2, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस E1, माइनस माइनस प्लस E2, माइनस माइनस प्लस E2, और ये L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस, तो माइनस E2 प्लस E2 सब्ट्रैक्ट हुए, माइनस माइनस माइनस, अच्छा ये प्लस है, गलती से मैंने माइनस लिख दिया, प्लस, ठीक है? तो माइनस E2 माइनस प्लस E2 सब्ट्रैक्ट हो गए, और नीचे माइनस E1 प्लस E1 क्या हुए? तो ऊपर आया E1 प्लस E1, E2 प्लस E2, और सामने L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, और ये 2 क्या हुआ? तो E1 प्लस E1 अपॉन E2, मतलब दो सेल के EMF का रेशियो, दो सेल के क्या आया? तो ये मेथड है सम एंड असिस्ट, या फिर सम एंड डिफरेंस, सम एंड असिस्ट नहीं, सम एंड डिफरेंस मेथड। तुम्हें समझ में आया? सारा खेल कनेक्शन का है, राइट? दो कीज कॉम्बिनेशन की थी, पहले ये दोनों क्लोज थे तो सेल ऐसे हो गए थे, और जब ये दोनों ओपन थे और ये दोनों क्लोज थे तो सेल ऐसे हो गए थे। तो एक बार EMF ऐड हो रहा था, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा था, एक बार आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल E1 प्लस E2 से प्रोपोर्शनल था, मतलब इक्वल था, और एक बार फॉल ऑफ पोटेंशियल E1 माइनस E2 से इक्वल था। कितना सिंपल है, आपने दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, आपके सामने आ गया, राइट? बोर्ड में आप यहां से सीधा यहां जंप करोगे, ठीक है? तुम्हारे बुक में ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप स्किप है, तो तुमको भी ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस लिखने का कि कंपोनेंट डिविडेंड लगा दिया है और यहाँ पे पहुंच गए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है उतना ही बोर्ड में देना रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना रहता, क्लियर है कि नहीं? ओके, सो ये हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 2, राइट? जिससे हम लोग क्या मेजर करते, क्या क्या सेल का EMF कंपेयर करते, कंपेयर मतलब रेशियो। अब दूसरा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दो ही पॉइंट सिखा के हुए थे मेरे उधर, ये दूसरा पॉइंट है, ये खत्म हुआ फिर लेक्चर खत्म होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का सिंबल है R। जो लोग फर्स्ट लेक्चर में थे उनको पता है कि हम लोग जब करंट फ्लो करवाना होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, बट फिर उनका पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव जाना जरूरी है, अदरवाइज वो दोबारा कंडक्शन के लिए अवेलेबल, क्योंकि उनको बार बार घुमाना रहता है। तो जब सेल के बाहर से, मतलब देखो ये सेल के बाहर ये वायर है, वायर में एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? ये वायर का रेजिस्टेंस R, और ये सेल, ये आपका सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने तुम्हें ऐसे समझाया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से कहां लेके जाया जाता है? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस से जाता रहता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है। तो पता है क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था रेजिस्टेंस का मतलब एक्चुअल में क्या है, तुम्हें पता है? रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या है? इधर बल्ब लगा रहता है, टीवी लगा रहता है, AC लगा रहता है, तो टीवी, बल्ब, AC वो क्या कंज्यूम करते हैं? एनर्जी, पावर कंज्यूम करते हैं। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाता है, जैसे इधर जाएगा ये रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, और बेचारा इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी का यहाँ पहुंच जाएगा।
अब सेल क्या करेगा, उसको पुश करेगा पॉजिटिव से, और ये करते हुए उसको क्या देगा, एनर्जी देगा। समझ में आ रहा है क्या? बट सेल के अंदर से जाते टाइम भी उसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। तो वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल आर होता है, और सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो, और सेल के अंदर का रेजिस्टेंस आप लोग ड्रॉ करते टाइम ऐसे साइड में ड्रॉ करते हो, है तो अंदर, बट सर्किट में ड्रॉ करते टाइम ऐसे ड्रॉ करते हो, और इसको एक बॉक्स बना देते हो ऐसा। तो जब भी आपको ऐसा बॉक्स दिखे तो ये बॉक्स मतलब सेल, और इस सेल के पास क्या है बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा दिखाया नहीं है मतलब निग्लिजिबल है, राइट, तो उस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना रहता है। अरे आया ना। एक और चीज, ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो ईएमएफ है उसको मैं E1 बोलता हूँ, राइट। अब अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, व्हाट इज द टोटल करंट इन सर्किट, आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, राइट। तो टोटल करंट जो है, टोटल करंट में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं तुमको, ये कैलकुलेट करवा दे चुका हूं। टोटल करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कैसे लिखा है मैंने ये, तो ये ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू कितना होता है, तो R इधर गया तो V अपॉन R इज इक्वल टू I, राइट। यहाँ पे V टोटल वोल्टेज का काम कर रहा है, और R टोटल तो टोटल वोल्टेज जो है वो तो सेल की वजह से, तो सेल का ईएमएफ कितना है, E1, और टोटल रेजिस्टेंस दो है, एक R और एक स्मॉल r, और ये एक ही कनेक्शन है, तो ये ऐड होंगे, सीरीज है ये, तो ये आएगा R प्लस स्मॉल r, और करंट कितना हुआ, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R प्लस R। समझ में आ रहा है क्या? और E1 की वैल्यू अगर यहां से निकालनी है तो आएगी I इंटू R प्लस R इज इक्वल टू E1। ये भूलना नहीं भाई, राइट, ये कंसेप्ट याद रखना। तुम बोलोगे ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब कभी भी ऐसा सर्किट बनेगा। कैसा सर्किट बनेगा, एक सेल रहेगा जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, इतना ही नहीं, और वो सेल जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या? अगर इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, राइट, तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल आर कितना हुआ, 0। तो ये फॉर्मूला तब नहीं काम करेगा, ये तभी काम करेगा जब आप इधर क्या लगाओगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो जब कभी भी ऐसा सर्किट देखो, इसको भूलना नहीं, इसको याद करना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और हम लोग सीखते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो सर्किट का डायग्राम देखो, 50% डायग्राम सेम है क्योंकि सारे सर्किट में पोटेंशियोमीटर ही यूज होता है। तो फिर मेन सेल रहेगा, मेन की रहेगा, रियोस्टैट रहेंगे एक लाइन में, और उसके अक्रॉस सीरीज में, अक्रॉस नहीं, उसके साथ सीरीज में ही वायर रहेगी। तो 50% सर्किट्स हर बार सेम है, पोटेंशियोमीटर ही ना वो, फिर उसको उसमें थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं सो दैट वो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो इस बार देख लो वापस से, तो ये आपका मेन सेल है जो पिछली बार थोड़ा नीचे ड्रॉ किया था मैंने, और ये आपका मेन की है। मेन सेल का ईएमएफ इस बार मैं E1 ले रहा हूँ, E1 भी लेने की जरूरत नहीं, E ले लो। मेन की का नाम इस बार मैं K1 ले रहा हूँ, और रियोस्टैट जो है वो तुम्हारा RH। तो वंस अगेन डायलॉग रहेगा, मेन सेल ऑफ ईएमएफ E, मेन की K1 एंड रियोस्टैट RH आर कनेक्टेड इन विथ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर आपकी, ठीक है, A to B, क्वाइट ऑब्वियस, B कनेक्टेड है नेगेटिव से, A कनेक्टेड है, तो ये हुआ हाई पोटेंशियल, ये हुआ मान लो 100 है ना, और मान लो 20, तो 100 to 20 क्या फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल लग सकता है, तुरंत लग सकता है, बराबर है। अब आगे सुनना। अब ये तो पोटेंशियोमीटर सर्किट हुआ, बट मुझे इसकी मदद से क्या मेजर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो वो तो अभी तक कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसके आगे देखो, इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, एक कनेक्शन कर रहा हूं, और इस कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया एक सेल, और इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ E है, इसका ईएमएफ, और इस सेल के पास खुद का रेजिस्टेंस है इंटरनल, तो वो तुरंत उसके बाजू में ड्रॉ कर रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं R, और इस R को एक छोटा सा, मतलब इन दोनों को मिला के एक बॉक्स कर देता हूं, राइट। तो इससे हो गया कि दिस इज अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। आगे चल के उसी सर्किट में, उसी वायर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक वायर जोड़ देंगे और उसमें कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
एक मिनट, उसके पहले की कनेक्ट कर दो, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो और इनको ऐसे जोड़ दो, राइट। तो क्या हुआ, एक सर्किट हो गया ये। और ये जो तुम्हारा सेल है वो सीरीज में है, या फिर ये स्मॉल आर जो है वो सीरीज में है किसके साथ, इस कैपिटल आर में। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वायर के रेजिस्टेंस के बहुत सारे नाम होते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, बट सबका मीनिंग सेम ही है। और आगे चल के वही घिसा पिटा, ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जॉकी से। कनेक्शन नहीं समझा? हाँ, वापस बोलो। आपके पास क्या लिया हमने, एक सेल E1, सेल जिसका ईएमएफ क्या है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस बॉक्स। अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से करंट पास होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक की, इस की को बोल दो K2, बराबर है। K2 ओपन रहेगा तो ये R में से करंट पास होगा, मतलब वो सर्किट में रहेगा। और अगर K2 ओपन रहेगा, मतलब उसको हम लोग क्लोज नहीं कर रहे, तो फिर इस ब्रांच में से करंट पास नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर दिस। सो K2 क्लोज, तो यहां से करंट फ्लो होगा, और K2 ओपन रहेगा, मतलब ये वायर कट है, यहां से ऊपर की वायर तो चालू है बट नीचे से वायर कट है, मतलब इधर से करंट फ्लो नहीं समझा। सो K2 डिसाइड करता है कि कैपिटल R में से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? सर्किट समझ में आया है? ओके, चलो ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ तक सर्किट सेम ही है, बस इसके आगे एप्लीकेशन के कारण सर्किट को थोड़ा ऐसा बना दिया है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, तो मेन सेल ऑफ ईएमएफ E, मेन की K1, rheostat RH are connected in series with potentiometer wire AB. Point A is connected to positive terminal, hence it is a high potential point. Point B is connected to via rheostat, hence it is a low potential point. Another cell whose EMF is E1 and internal resistance R is connected, whose positive terminal, इसका positive terminal is connected to high potential point. High potential point. And the negative terminal of cell is connected to jockey via ठीक, and another resistance box is connected in series with cell of EMF E1. तो इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के स्टेटमेंट जो आपको लिखे हुए मिलेंगे उधर। नहीं समझा अभी भी? वापस बोलो। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ऑफ EMF E1 is connected to high potential point, and negative terminal is connected to via, and an external resistance or resistance box is connected in across cell of EMF E1. सेल ऑफ EMF नहीं समझा? ये इंट्रोडक्शन लिख पाओगे? ठीक है, अब आते हैं वर्किंग पे, ठीक है। सो वर्किंग में केस नंबर 1, केस 1 में अगेन मेन की K1 is closed and K2 is open. कौन ओपन है? K2, ठीक है। चलो करंट का पाथ बताओ मुझे। सो अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट निकलेगा, क्योंकि ये इसको क्लोज किया है, तो करंट निकला, यहाँ करंट आया, यहाँ पे करंट जाएगा बट थोड़ा जाएगा, बिकॉज इधर रेजिस्टेंस और ये हाई पोटेंशियल पॉइंट और ये, और इसमें करंट जा रहा है, मतलब इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब रिमेनिंग करंट इधर जाएगा। अब करंट यहाँ आया तो ये वाला ब्रांच ओपन है, मतलब कट है, वायर कट है, क्योंकि K2 क्या है, तो इस वाले ब्रांच में से करंट सेल में से जाएगा, है ना, जिसका EMF E1 है। आगे होते हुए वो करंट इधर जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि ये वायर तो क्या है, कट है। नहीं समझा? तुम बोलो यहां तक तो जाएगा, गधा है क्या? एंटर ही नहीं करेगा उधर। तो इस तरफ करंट जाने वाला फिर ये जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और फिर हम लोग जॉकी को पिकअप करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे टैप करेंगे। मान लो इस EMF का जो वोल्टेज है, जो भी कुछ भी ले लो, 20 ले लिया मान लो, ठीक है, 20। तो फिर आपने सबसे पहले जॉकी को इधर प्लेस किया, तो ये 90 वाला पॉइंट है मान लो, तो ये 100, ये 90, कितना हुआ? 10 हुआ, और इधर कितना है? 20। तो देखो इस तरफ 20 और इस तरफ 10 है, तो डिफरेंस है कि नहीं है? करंट फ्लो होगा, राइट, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। बट हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या ना दे, तो
हाँ, तो वो लेंथ गिनने के लिए हो जाएगा, नहीं समझा, इसीलिए नल पॉइंट चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, एक और बार आप लोग टच करोगे, मान लो फॉर्चुनेटली ये 80 वाला पॉइंट है, तो अब मुझे बताओ इधर 100 और 80 कितना हुआ, 20, तो इस ब्रांच में 20 हुआ, राइट, और इस ब्रांच में ऑलरेडी कितना है, 20 है, तो इधर 20 इधर 20, तो इन दोनों में पोटेंशियल क्या हुआ, डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल सेम हुआ, जीरो नहीं हुआ, पोटेंशियल सेम हुआ, डिफरेंस जीरो हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट नहीं, तो अब इस ब्रांच से इस ब्रांच में करंट फ्लो, और ये वाला पॉइंट आपका नल पॉइंट होगा। और हमेशा की तरह हम लोग डायलॉग मारेंगे, बोलो फॉल ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम ए टू पी, 100 से 80 हो रहा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका लेंथ, बराबर है। बट आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब बताओ ये जो 20 है वो आपके ईएमएफ के 20 से इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ईएमएफ का 20, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E1, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब तुम में से कोई बोलेगा सर इधर तो इंटरनल रेजिस्टेंस है तब भी इक्वल क्यों है, क्योंकि सर्किट में क्या नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो कुछ इंपैक्ट नहीं करता, ठीक है। वापस से बोलो, ये 180 100 और ये 80 कितना हुआ, 20, और ये भी कितना था, तो पहले केस में दोनों इक्वल हुए, दैट इज वाई V इधर तो होता V है, बट V के जगह पे हमने क्या लिख दिया, E1, बिकॉज दोनों का वैल्यू क्या है, तो E1 इज इक्वल टू कितना आया, KL1, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। अब आएगा केस नंबर 2, जिसमें मेन की K1 इज क्लोज, अरे मेन की हमेशा ही क्लोज रहेगा, वो कभी ओपन नहीं रहेगा, ओपन रहेगा तो तू मर भी जाएगा तो तेरे को नल पॉइंट नहीं मिलेगा, हद हो गई। मेन की हमेशा क्या रहेगा, क्लोज ही रहेगा, बोल बोल के थक गया हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो। अब आगे K2 इज ऑल्सो क्लोज, तो इस बार दोनों क्लोज रहेंगे, राइट। तो अब क्या होगा बोलो, सोचो, यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर करंट थोड़ा जाता ही आपको पता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, बचा हुआ करंट यहाँ जाएगा। अब करंट यहाँ जाएगा तो ये वाला ब्रांच भी क्लोज है और ये वाला ब्रांच भी, तो यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा, नहीं समझा। तो जो भी आई करंट है वो यहाँ से क्या होगा, पास होगा, दोनों में से इधर से पास हो रहा है, और फिर वो करंट आके इधर कंबाइन होगा, कंबाइन होके वो कहा जाएगा, और फिर जॉकी, और अब हम लोग जॉकी को टैप करेंगे डिफरेंट पॉइंट पे, और हमें क्या चाहिए, नल पॉइंट चाहिए। बट इस बार ध्यान देना, इस बार सर्किट ये है, ये E1 ये R, और उसके अक्रॉस तुम्हारा कौन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कौन, कैपिटल R, क्लियर है। तो अगर मैं तुमको यहाँ पे टोटल मतलब टोटल करंट पूछूं, टोटल EMF पूछूं, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद है तो यहाँ पे जो सर्किट लगने वाला वो आने वाला E1 I इंटू R, इनफैक्ट डायरेक्टली लिखता हूँ V प्लस I इंटू R, पहला लेक्चर याद करो, E1 इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R। और तुम में से जो लोग फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि मुझे बताओ, तुम्हें अभी अभी टोटल करंट बताया मैंने, टोटल करंट कितना होता है, E नहीं, पता नहीं कितना ना, तो I ले लिया, टोटल करंट इज I। टोटल करंट होता है टोटल EMF अपॉन टोटल थिक, टोटल EMF टोटल रेजिस्टेंस, शाबाश, R प्लस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना, ओके। अब ये R प्लस R को इधर भेज दे भाई, तो I इंटू R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आएगा, E1, वेरी गुड। I को अंदर भेज दे, तो I इंटू कैपिटल, ओके, I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू, शाबाश। तो I होता है वायर में से फ्लो होने वाला करंट, R होता है वायर का करंट, वायर का, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जिसको फॉल ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, वो फॉल ऑफ पोटेंशियल V होगा, तो V प्लस IR इज इक्वल टू, समझा। अब आगे सुनना, तो अब तक जितने भी सर्किट पढ़े उनमें R नहीं होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता था, वो जीरो होता था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, तो ये पूरा कितना, तो V इज इक्वल टू क्या होता था, तो इसमें जितने भी सर्किट पढ़े इसके पहले सब में V, जहां जहां V आया, फॉल ऑफ पोटेंशियल आया, वहां मैंने EMF लगा दिया, है ना। EMF E1 है तो E1, E1 प्लस E2 है तो E1 प्लस E2, जो भी उस सर्किट में EMF है उतना। किसी सर्किट में E1 होता था खाली, पहला वाला वेरी फर्स्ट
मेथड नंबर 1 एक बार E1 होता था, एक बार मेथड नंबर 2 में एक बार E1 प्लस E2 था, एक बार E1 माइनस। इस बार आपका जो पोटेंशियल है V वो E1 से डायरेक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है, IR है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि V किससे इक्वल है, तो आपको बोलना चाहिए सर ये IR को उधर भेज दो, तो ये आएगा E माइनस IR। इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में, किस वाले केस में, जिसमें ये भी मेन की भी क्लोज है और ये की भी क्या है, मतलब आपके सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, क्या है, उस केस में आप ये डायलॉग नहीं मार सकते कि आपका ईएमएफ और फॉलो अप पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। ये चीज याद रखना भाई, राइट। तो आ जाओ वापस से, मेन की इज क्लोज्ड, K2 इज आल्सो क्लोज, हमेशा का डायलॉग। आपने 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 जॉकी उठाया और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या किया, टैप किया। अब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो रहेगा E1 माइनस IR, E1 माइनस IR। मान लो E1 कितना लिया हमने, 20, E1 20 लिया है, ठीक है। करंट मान लो 5 एम्पियर है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कम ही होता है वो। तो ये 5, ये 1 और ये 20 फॉर एग्जांपल। तो 5 इंटू 1 कितना हुआ, 5, ये 20 हुआ, 20 माइनस 5 कितना हुआ, 15। तो अब इस ब्रांच में 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना, 15 वोल्ट। तो जब आप इधर 90 पे टच करोगे तो 10 होगा, तो ये ऊपर की ब्रांच में 15, नीचे की ब्रांच में 10, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो होगा। बट जैसे आप आगे 85 पे टच करोगे तो अब इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बोलो, 15, और ऊपर भी कितना है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, 20 माइनस 5 कितना हुआ, 15। तो ऊपर की ब्रांच में 15, नीचे की ब्रांच में भी 15। अब पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हुआ, और करंट फ्लो, और वो नल पॉइंट मिल जाएगा, और उसको मैंने बोल दिया P डैश, सपोज क्या बोल दिया। तो इस बार दोबारा में अभी, बट A2P पोटेंशियल फॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है, क्योंकि 100 है और ये कौन है, 85। तो अब वापस से डायलॉग लगाऊंगा कि फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो लेंथ L2 लेता हूं। अब मैं हमेशा फॉल ऑफ पोटेंशियल का सिंबल EMF लेता था, राइट। बट क्या इस केस में V के जगह पे डायरेक्टली E1 लिख दूं क्या, नहीं, क्योंकि इस केस में V किससे इक्वल है, E1 माइनस IR से, इसलिए V और E1 डायरेक्टली इक्वल नहीं है। दैट इज व्हाई आप इस वाले केस में आप लोग V के जगह पे V के जगह पे E1 नहीं रख सकते। रखना ही है तो क्या लिखो, हाँ लिखना ही है तो, बट वो मैं तुरंत नहीं लिख रहा हूं, मैं आगे चल के लिखूंगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि अब तक जितनी भी मेथड में थी उधर V के जगह पे E1 है, बस अकेले इस केस में V के जगह पे V है, E1 या E2 नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है, दिमाग में रहेगा कि बाउंसर जाएगा, क्योंकि क्या सर्किट में क्या कनेक्टेड था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके कारण V और E इक्वल आते, क्या होता है वो मैंने इधर लिखवा दिया है। तो चल अभी दोनों का रेशियो ले लो। तो रेशियो क्या, रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड करो। तो E1 अपॉन V इज इक्वल टू क्या था वो, KL1 अपॉन, भूलो मत हमें स्मॉल r निकालना है, और अब तक कहीं पे भी स्मॉल r दिख रहा, लाएंगे, कोई इजी है वो, डिफिकल्ट नहीं है। अब बताओ E1 है ना, E1 की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी E1 की वैल्यू बोलो, V, ये देखो इधर यहां से V प्लस IR, V प्लस IR इज इक्वल टू E1, तो रख दो इधर V प्लस IR, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका है, बट ठीक है V प्लस IR भी सही है। तो बोलो E1 के जगह पे क्या लिखेंगे, V प्लस, और नीचे कौन है V, और सामने कौन है L1 अपॉन L2, L1 अपॉन, नहीं समझा ये, अच्छा। इस V का मतलब कौन है भाई, IR, आगे कौन है I स्मॉल r, अरे V वोल्टेज, वायर का वोल्टेज, तो वायर का करंट, वायर का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस R, वायर का करंट कैपिटल I, तो IR, नीचे V अगेन, तो वो भी अगेन IR कैपिटल R, क्योंकि वायर का होता है, और L1 अपन I और I क्या निकलेगा, और नीचे वाले I के साथ क्या होगा, I कॉमन निकला, नीचे वाले I के साथ क्या हुआ, ऐसा कॉमन निकाल के दिखाओ, क्या आ जाएगा ना। तो R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन, ये R दोनों को जाने दो, तो बोलो R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन R कितना आएगा, उसको उधर भेज दो। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। सो इधर एलसीएम निकालो,
तो ये जाएगा इधर मल्टी L1 माइनस L2 अपॉन L2, बट हमें तो R चाहिए, कैपिटल R को उधर भेज दो, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस का। बाउंसर गया, ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? तो स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैपिटल R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और यू कैन से रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये L1 जो है पहला नल पॉइंट का लेंथ, और L2 जो है वो दूसरे नल पॉइंट का लेंथ। अभी भी नहीं समझा? और नेचुरली दूसरा नल पॉइंट पहले आता है, तुमने अगर नोटिस किया होगा तो ये मुझे इधर मिला था, ये मुझे इधर मिला था, तुम्हें यहाँ तक आया है ये सब क्यों होता है, राइट? ये बराबर एडजस्टेड है। अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया होता है कॉलेज में तो और बेटर समझता। कुछ डाउट है यहाँ पे? हो गया, बाय बाय।